बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपसे मुखातब हूँ। मुझे अफसोस है कि पिछले 2 दिन में वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सका। असल में हम एक केस की तैयारी में मसरूफ़ थे जो 4 जून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगा हुआ था, जिसमें शोधा फाउंडेशन ने एक रिट पिटीशन दायर कर रखी थी और हमने उसमें पार्टी बनना था और एरारुल इस्लाम मजलिस एरारुल इस्लाम की तरफ से हमने उसमें आर्गूमेंट देने थे। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो उसी दिन वो खारिज हो गई। तो उसके बाद आज मैं फिर आपसे मुखातब हूँ। मुझे अपनी मीडिया टीम की तरफ से डायरेक्शन दी गई है या कहा गया है कि भाई आप वीडियो 10 मिनट से ज़्यादा 10 मिनट के ज़्यादा की ना हो, क्योंकि लोग सुनते नहीं हैं, लोगों के पास इतना टाइम नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि भाई आप ज़रा तेज़ बोला करें और आप जो है ना 10 मिनट के अंदर अंदर अपनी वीडियो को ख़त्म करें। तो जनाब अली कोशिश होगी कि इंशाल्लाह हम उसको 10 मिनट के अंदर अंदर ख़त्म करें। तो अगर कोई 2-4 मिनट ऊपर हो जाए तो काइंडली मुझे बेयर कर लीजिएगा। तो जनाब अली हमने अब इस वक्त तक हमने अपने पहले लेक्चर में हमने वो किया था, जिसके कहते हैं, हमने देखा था कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है उसको इनफैक्ट आइन के अंदर 2 जगह पे इनकॉर्पोरेट किया गया, एक प्रीएम्बल के अंदर और एक इसके अंदर एनेक्स के अंदर, और एक आर्टिकल 2A डाल के उसको ये कह दिया गया कि ये जो है इट इज़ टू बी कंसिडर्ड एज ए सब्सटेंटिव पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट शैल हैव इफेक्ट अकॉर्डिंगली। ठीक है, अगर ये प्रोविजन एक्सप्लिसिट है, लेकिन ये एक डुप्लीकेशन उसमें है, उसको अगर हम या तो प्रीएम्बल से निकालें या फिर एनेक्स से निकाल दें और उसमें लिख दें कि ये है तो प्रीएम्बल लेकिन नहीं अब सब्सटेंटिव पार्ट कंसिडर होगा, या प्रीएम्बल से निकाल के उसको स्ट्रेट अवे मेंशन कर दें कि ये एनेक्स में है और इसका असर जो है वो एज इट इज़ मतलब सब्सटेंटिव पार्ट के तौर पे इसको कंसिडर किया जाए। दूसरी बात ये, अब हम देखते हैं कि जब अगर वो सब्सटेंटिव पार्ट है तो उसके अंदर जो 3 इस्लाम के बारे में बहुत सारी बातें सारी इस्लाम के बारे में। पहली बात ये कि इक़्तिदार आला यानी ताकत का सरचश्मा वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला है पूरी कायनात में, और बंदे जो हैं उनको ट्रस्ट दिया गया है, एक अल्लाह की तरफ से पावर दी गई हैं, और फिर बंदों ने अपने बंदे सेलेक्ट करके उनको असेंबली में पहुंचाया और वो उस अथॉरिटी को इस्तेमाल करेंगे। अब इस प्रीएम्बल को ज़हन में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि आज हमारे सामने क्या है। तो जनाब आज हमारे पास आर्टिकल 1 है, जिसका एक उन्वान है द रिपब्लिक एंड इट्स टेरिटरीज। तो इस आर्टिकल 1 का पैरा 1 है, पाकिस्तान शैल बी फेडरल रिपब्लिक टू बी नोन एज द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हेयर इन आफ्टर रेफर टू एज पाकिस्तान। तो जनाब अली ये जो पहला पैरा है, इसी में अगर हम इस्लाम की नज़र से या इस्लाम की ऐनक लगा के या अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सुप्रीम आइन की ऐनक लगा के इसको पढ़ें तो यहाँ पर एक डुप्लीकेट है, एक डुप्लिसिटी इसके अंदर है। यानी है तो ये फेडरल रिपब्लिक, कहलाएगा ये इस्लामिक रिपब्लिक। और अगर अल्लाह माफ़ करे मैं अगर गलत हूँ, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है एक हदीस शरीफ है जिसमें ये कहा गया था कि जिसके 2 चेहरे हैं वो हम में से नहीं, यानी जिसने अपने ऊपर को खौल चढ़ा लिया, जिसने 2 ज़ूमैनी बातें की या उसका ज़ूमैनी करैक्टर हो या उसका दोगलापन उसकी शख्सियत में हो, वो हम में से नहीं। और अल्लामा का एक शेर भी है कि ज़बां हो दिल की रफ़ीक यही रहा है अज़ल से कलंदरों का तरीक़। तो अब यहाँ देखिए स्टेटमेंट को अगर आप गौर करें तो ये स्टेटमेंट कहती है पाकिस्तान शैल बी फेडरल रिपब्लिक टू बी नोन एज द इस्लामिक रिपब्लिक। तो अगर ये इस्लामिक रिपब्लिक है तो फिर इस्लामिक रिपब्लिक में कोई फेडरेशन नहीं होती, कोई उसके अंदर यूनिट्स नहीं होती। जैसे इस्लाम का एक बहुत बड़ा दायरा होता है। इस्लाम के बारे में तो यहाँ तक कहा गया किसी शायर ने कि हर मुल्क मुल्क के मास्त कि हर मुल्क के खुदास्त, कि चूँकि खुदा हर मुल्क खुदा का है तो वो हमारा भी है, और हम चूँकि उसके नायब हैं, हम उसके खलीफा हैं, तो हमारा उस पर हक़ है। हमें चाहिए कि हम उस जगह पहुँचें और उसको अपने कब्ज़े में लें और वहाँ अल्लाह का दीन नाफिज़ करें। तो बहरहाल उस पर्सपेक्टिव में अगर हम इसको देखें तो मेरे ख्याल में इसके अंदर भी एक दोगलापन है। इसको स्टेट अवे कहना चाहिए था कि पाकिस्तान शैल बी एन इस्लामिक पाकिस्तान शैल बी ए स्टेट टू बी कॉल्ड, या ऑफिशियल नेम ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान शैल बी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। या हम आगे चल के देखेंगे कि कितनी रिपब्लिक है कितनी इस्लामिक है इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो जनाब पैरा 2 है इसी आर्टिकल का, जिसमें कहते हैं द टेरिटरीज ऑफ पाकिस्तान शैल कंप्राइज। उसमें उन्होंने कहा है कि जी उसमें फिर आगे ABCD तक हैं। ए में उन्होंने कहा है कि प्रोविंसेस ऑफ बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब एंड सिंध।
तो ये 4 सूबे जनाब इसकी टेरिटरीज में शामिल हैं। द इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी हियर एंड आफ्टर रेफर टू एज द फेडरल कैपिटल, वो भी जनाब स्टेट का हिस्सा है। सी में कहते हैं द फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरिया। अब देखें ये फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरिया जो है ये जम हो गए इस KPK में, तो यहीं पर एक या तो इसके आगे क्वालिफिकेशन लिख देनी चाहिए कि द सेम विच हैज़ नाउ बीन इंक्लूडेड इन खैबर पख्तूनख्वा, या इसका जिक्र ही ना हो। जब ऊपर खैबर पख्तूनख्वा में आ गया तो ये लाइन जो है ये पैरा 1-2C लाइन जो है इसको डिलीट करना ज़रूरी हो गया। आगे जनाब है पैरा D है सच स्टेट्स एंड टेरिटरीज एज और, यानी ऐसी रियासतें या ऐसे इलाके जो अभी हैं, और मे बी, यानी अभी हैं तो क्या मतलब कौन से हैं, यानी क्लियर होना चाहिए ना कि सच स्टेट एंड टेरिटरीज एज और, यानी वो ऐसी क्या कहें इसको, ऐसी रियासतें या ऐसे इलाके जो हैं वो कौन से हैं भाई, कन्फ्यूजन को दूर करो ना। और एज और मे बी इंक्लूडेड इन पाकिस्तान, यानी जो हैं ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं और जो आइंदा होंगे, वेदर थ्रू बाई एक्सेशन और अदरवाइज, या तो वो रियासतें इल्हाक कर लें हमारे साथ या किसी और तरीके से। तो ये जनाब देखें कि पैरा D में जो है ये भी क्लैरिफिकेशन मांगता है कि कौन कौन सी स्टेट्स अभी हमारे टेरिटरी में शामिल हैं। इसके अंदर आज़ाद कश्मीर का जो स्टेटस है वो क्लियर होना चाहिए, इसके अंदर गिलगित बल्तिस्तान का स्टेटस क्लियर होना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान के बारे में तो साकिब निसार साहब ने दिसंबर 2019 में एक जजमेंट लिखी थी जिसमें उन्होंने लिखा था, वफाक कहा था कि वफाक क्लैरिफाई करे कि गिलगित बल्तिस्तान जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में किस हद तक उसमें आता है। ये तो उन्होंने उस जजमेंट में तय कर दिया था, साकिब निसार साहब ने ये जजमेंट लिखी थी, ये तो उन्होंने तय कर दिया था कि वो हमारी जुरिस्डिक्शन में गिलगित बल्तिस्तान है। लेकिन वफाक को उन्होंने ये भी डायरेक्शन दी थी कि आप क्लियर करेंगे किस हद तक है, ये क्या है। अब आप इसी को देखें 2000 मेरा ख्याल है 2001 तक इनको, या 2009 तक, आई एम नॉट श्योर, लेकिन इससे पहले इनको फेडरली एडमिनिस्ट्रेड नॉर्दर्न एरिया कहा जाता था। गिलगित बल्तिस्तान तो रिसेंटली इसको ये स्टेटस दिया गया, और अभी ये भी क्लियर नहीं कि हमारा सूबा है वो क्या चीज़ है। और आप देखें कि इसके अंदर से CPEC गुजरना है, तो इसको हमें जिस तरह, अगर इंडिया को नहीं शर्म आई, उसने करारदादें जो UNO की थी उस पर कोई उनको वो नहीं किया, उनका रिगार्ड नहीं किया, और वैली को, लद्दाख को, उसको अपने यूनिट्स करार दे दिया है, और वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे आ गए हैं, तो हमें कौन रोकता है कि हम गिलगित बल्तिस्तान को अपना सूबा करार न दें। अब तो एक जवाब बन गया इंडिया के इस इक़दाम के बाद, अब एक जवाब बन गया कि हम भी ये काम करें। और इसी तरह जो आज़ाद कश्मीर के 4 ज़िले हैं उनके बारे में भी ये क्लियर करेंगे ये हमारे स्टेट का हिस्सा है नहीं है, और किस हद तक। और देखिए इसका नुकसान कितना है। इसका नुकसान ये है कि 2015 में आई थिंक जब वो लॉज ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डिनेंस आया था, तो उसके बाद शायद एक्ट भी आया, हाँ बिल्कुल, जिसके तहत हमारी इंडक्शन हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में, तो उन्होंने बैन कर दी थी लॉ की प्रिंटिंग, कि प्रिंटिंग लॉ बुक्स आर हेयर बाई बैंड इन पाकिस्तान। तो लोगों ने क्या किया, उन्होंने मुजफ्फराबाद में जाके उनको प्रिंट करना शुरू कर दिया। क्यों जी? क्योंकि लॉज ऑफ पाकिस्तान तो जो है ना वो तो एक्सटेंड नहीं होते कश्मीर पे। तो देखिए ये एक आप मौका दे रहे हैं, आप यहाँ पर एक स्टेट जो अपनी कमज़ोरी शो कर रही है कि भाई मेरा जो आइन है उसके अंदर ये चीज़ें शामिल हैं। अब ये क्लासिकल एग्जांपल है कि क्यों उन्होंने जाके प्रिंटिंग जो है ना, अगर किसी ने पब्लिशर ने की है तो उसने वहाँ जाके कर ली, उसने कहा जी मैंने यहाँ कर ली। अब चूंकि उस पर तो पाबंदी है कि पाकिस्तान में कोई बंदा लॉ की बुक प्रिंट नहीं कर सकता, तो उसने मुजफ्फराबाद में जाके प्रिंट कर ली। अब इस पर तो पाबंदी नहीं है कि वो बुक वहाँ की जो प्रिंटेड है लॉ बुक, उसका प्रेस वहाँ है या वहाँ की प्रेस से उसने छपवाया है, उसके बाद उसने यहाँ के बेचा है। करना तो यही होता है ना कि बुक के अंदर एक लाइन डालनी होती है कि प्रिंटेड पब्लिश्ड और प्रिंटेड बाय फलां प्रेस, वहाँ मुजफ्फराबाद लिख दिया। तो ये जनाब इस तरह की सिचुएशंस आ रही हैं। इसके अंदर ये भी क्लैरिटी होनी चाहिए कि आज़ाद कश्मीर का क्या स्टेटस है, गिलगित बल्तिस्तान का क्या स्टेटस है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल नेटवर्क में, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में वो किस हद तक आते हैं, नहीं आते हैं। और आगे CPEC गुजरना है, हमने इसको अपना एरिया करार देना है, और फिर हमने कहना है कि CPEC जो है पाकिस्तान से गुजर रहा है।
वरना वो ये कहा जाएगा कि पहले एक मुतनाज़ इलाके से गुजरता है, फिर ये पाकिस्तान में जाता है। तो अल्लाह ना करे आने वाले वक्तों में किसी वक्त नाउज़ुबिल्लाह कि वो ये डिसाइड हो जाए कि ये जो है अपना मुतनाज़ा इलाका ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। तो जनाब आर्टिकल 1 के पैरा 3 जो कि आखिरी पैरा है, उसमें कहा गया है कि मजलिस शूरा पार्लियामेंट में बाई लॉ एडमिट इन टू दी फेडरेशन न्यू स्टेट्स। अब देखें जब पावर भी है कौमी असम्बली को, तो ये क्यों नहीं नई स्टेट्स को अपने अंदर वो जो है अपने अडेप्ट कर लेती, और एरियाज ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक्स फिट, यानी जैसे जिन टर्म्स और कंडीशन पे ये उसको पार्लियामेंट बेहतर समझेगी उन टर्म्स और उन शराइत पे ये किसी भी एरिया को, किसी भी यूनिट को, टेरिटरी को, स्टेट को फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान में शामिल कर सकते हैं। तो जनाब ये था आज आर्टिकल 1। इंशाअल्लाह लज़ीम अगली वीडियो पे आर्टिकल 2 से आगे बढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाअल्लाह ये सफ़र स्लो होगा, लंबा होगा, लेकिन इट विल बी वर्थ ट्रैवलिंग। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।